सो हेलो गाइस, आपको मेरे चैनल टेक्नोलॉजी स्टडी विद गेम्स पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 5, जो कि क्लास 8 की और सब्जेक्ट है सोशल साइंस और डेटेड है 4 अगस्त 2021। तो ये आपकी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 2 है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो आइए करते हैं हम स्टार्ट। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर. After his death in 1707, many Mughal governors established their own regional kingdoms. Meanwhile, by the second half of 18th century, British started emerging as a new power on the political horizon. They came to India as a small trading company, but gradually they became the policy कंट्रोलर ऑफ दिस कंट्री. हाउ वाज इट पॉसिबल? तो इसमें क्या बोल रहे, औरंगजेब था वो सबसे लास्ट और पावरफुल था, सब में से बहुत लास्ट भी था और सबसे पावरफुल मुग़ल शासक था. और उसकी मौत हुई थी 1707 में. उसकी मौत के बाद कई मुग़ल गवर्नर्स जो थे उन्होंने अपने अपने किंगडम इस्टेब्लिश कर दिए, मतलब स्थापित कर दिए. और इसका मतलब कि सेकेंड हाफ जो थी 18th सेंचुरी में, ब्रिटिश स्टार्टिंग एक नए पावर के साथ पॉलिटिकल हॉरिजॉन में उतरी थी ब्रिटिश, और एक स्मॉल ट्रेडर बन के छोटी सी व्यापारिक संबंध लेके आई थी ब्रिटिश सेना. और भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था कि व्यापार करो, और उसके बाद एक पॉलिसी कंट्रोलर बन गई इस कंट्री की. तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो आइए देखते हैं. इन 1600 AD, द ईस्ट इंडिया कंपनी acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I. Through this charter, they got the sole right to trade with East, means to no other company of England can compete with ईस्ट इंडिया कंपनी. तो जो सन था 1600 का, तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर चाहिए होता, एक रूलर, इंग्लैंड की रानी जो थी क्वीन एलिजाबेथ, उनके लिए. और इस चार्टर से वो सोल राइट ट्रेड, मतलब कि इसके ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकती थी, और दूसरी कंपनी इंग्लैंड की कंप्लीट ना कर पाए ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी से पीछे ही रहे, इसका वो ज़्यादातर ध्यान रखती थी. विद दिस चार्टर द कंपनी वुड वेंचर इनटू न्यू लैंड्स अक्रॉस द ओशन एंड कुड बाय गुड्स एट चीपर रेट एंड सेल देम इन यूरोप एट हायर रेट. तो उसमें इस चार्टर से क्या करती थी, वो लैंड्स अक्रॉस करती थी ओशन से, और मतलब कि जो उस पार जाके कुछ सामान खरीदती थी बहुत सस्ते दामों पे, और यूरोप में जाके उन्हें बहुत ऊंचे दामों पे बेच देती थी. हमारे देश से खरीदते थे और अपने देश में जाके ऊंचे दाम में बेच देते थे. नेक्स्ट, द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स, फ्रेंच, डच एंड पोर्टुगीज, from entering the eastern market. By the time the first English ship sailed down the African Cape of Good Hope. तो इसमें क्या बोल रहे हैं, रॉयल चार्टर कभी कभी प्रिवेंट, मतलब कि अच्छे से काम नहीं, मतलब कि काम नहीं हो पाता था रॉयल चार्टर से. यूरोपियन की पावर्स जो थी, फ्रेंच थी, डच थी और पोर्टुगीज थी, जो कि एंटर करती थी ईस्टर्न मार्केट में. और फर्स्ट जो इंग्लिश शिप बिका था अफ्रीकन केप में, वो गुड होप, मतलब कि अच्छी आशा में था कि इससे बहुत ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं. एंड क्रॉस द इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन को क्रॉस करके द पोर्टुगीज हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश देयर बेस इन द गोवा. और जो पोर्टुगीज, मतलब कि पोर्टुगीज था एक यूरोपियन पावर का ही पार्ट था, तो वो ऑलरेडी स्थापित हो चुका था गोवा में, उसका बेस था. The fine quality of cotton and silk produced in India, along with pepper, cloves, cardamom, and cinnamon,
हैड अ ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। तो फाइन अच्छी क्वालिटी के जो सिल्क होते थे, कॉटन होते थे, और जो कि प्रोड्यूस होते थे इंडिया में, और पेपर मसाले हो गए कई तरह के, क्लोव्स हो गए, कार्डमम हो गए, सिनामम हो गए, एक इनकी ग्रेट डिमांड थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में, यूरोप के मार्केट में। कंपटीशन अमॉन्ग्स द यूरोपियन कंपनीज inevitably pushed up the prices and reduced the profit। तो इसमें क्या बोल रहे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, मगर यूरोपियन कंपनीज जो थी इनवेटिबली पुस्ट करती थी, अपने प्राइजेस को बढ़ाती थी और रिड्यूस करती थी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को कम करके प्राइजेस को भी थोड़ा सा मतलब कि नॉर्मल रेट, जैसे उनको कम प्रॉफिट मिले मगर फ़ायदा फिर भी उन्हीं का हो ज़्यादा उनके हिसाब से। नेक्स्ट, the urge to secure markets therefore led to fierce battles between the trading companies. Gradually, they started securing their settlements through fortification. This also led to the confrontation with the local rulers, who are already anguished by the loss of revenue in the of the state। तो मार्केट में क्या करते थे, मार्केट में के लिए बैटल्स भी कई हो चुके थे या फिर कुछ होने वाले थे, और ट्रेडिंग कंपनीज से युद्ध चलता रहता था, क्योंकि वो उनके सेटलमेंट से मतलब कि उनसे ही कम दाम में ख़रीद के और अपने देश में ज़्यादा दाम पे बेच देते थे, और ये लेड करता था कॉन्फ्रंटेशन, जो कि लोकल रूलर्स के साथ था, और ऑलरेडी जो कि अपने रेवेन्यू को खो चुके हैं, मतलब कि पैसों को और रेवेन्यू मतलब कि टैक्स को खो चुके हैं। नेक्स्ट, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बंगाल प्रोविंस। तो बंगाल प्रोविंस का एग्जांपल है ये। इन 1651 एड फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज established on the banks of river Hooghly, where goods for export were stored। तो 1651 में जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश हुई थी, वो कौन सी रिवर के पास हुई थी, हुगली रिवर, और जो कि गुड्स एक्सपोर्ट भी वहीं से किए जाते थे और स्टोर भी वहीं पे किए जाते थे। एज द ट्रेड एक्सपेंडेड, द कंपनी persuaded merchants and traders to come and settle near the factory। तो फैक्ट्री एक्सपेंड मतलब कि एक्सपेंड थी, कंपनी persuaded मर्चेंट्स पे और ट्रेडर्स पे जो आते थे और सेटल उसके पास ही सेटल हो जाते थे, उनसे वो एक्सपेंड थी। By 1696, the company started building a fort around the settlement, and in 1698 it bribed Mughal official into giving the company zamindari rights over 3 villages. One of these was Kalikata, which later grew in the city of Calcutta. Now it is called as Calcutta। और इसमें क्या बोल रहे हैं कि 1696 में जो बिल्ड हुआ था एक फोर्ट, उसके सेटलमेंट के पास हुआ। सेटलमेंट जो के लिए जो 1698 में ब्राइब मुगल ऑफिशियल थे, वो अपनी कंपनी ज़मींदारी और 3 ओवर्स में मतलब कि 3 विलेजेस में डिवाइड कर दिए थे। तो उसमें क्या, उसमें एक था कालिकत्ता, और फिर ग्रो हो के वो कलकत्ता हो गया, और अब उसे हम बोलते कोलकाता। नेक्स्ट देखिए, कंपनी ऑल्सो persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free। तो कंपनी जो थी मुग़ल एम्परर की, औरंगजेब को एक इशू था कि हम फारमैन ने ग्रांट क्यों कर दिया, राइट क्यों कर दिया कि वहाँ पे ट्रेड कर सकते बिना कोई पैसे दिए। नेक्स्ट, though this farman was issued for company only, but officials of the company who were carrying private trade on the side also refused to pay duty।
causing enormous loss of revenue for Bengal. Murshid Qoli Khan, the Nawab of Bengal, thus opposed the company. तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि फार्मन की इशू की वजह से जो जो तो जो ऑफिशियल्स कंपनी थी वो उन्होंने भी मना कर दिया पे, मतलब कि ड्यूटी पे करने से, मतलब कि वहाँ पे व्यापार करते थे वहाँ पे ड्यूटी पे करने से मना कर दिया। और इससे क्या हुआ, लॉस, मतलब कि टैक्स का लॉस हुआ बंगाल को। और मुर्शिद कुली खान जो थे नवाब थे बंगाल के, और वो अपोज थे, मतलब कि कंपनी के खिलाफ थे। 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ट्राई करते हैं। हाउ द सोल राइट टू ट्रेड, तो चार्टर बेनिफिटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सोल राइट टू ट्रेड मतलब कि चार्टर कैसे बेनिफिटेड करता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ट्राई करते हैं हम इसका आंसर। तो चार्टर ऐसे बेनिफिटेड करता था, दिस चार्टर दे गॉट द सोल राइट टू ट्रेड विथ ईस्ट मीन्स नो अदर कंपनी ऑफ इंग्लैंड कैन compete with ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ऐसे उनको फ़ायदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आइटम्स फ्रॉम इंडिया वर यूज टू सेल बाय द यूरोपियन ट्रेडर्स इन यूरोपियन मार्केट, वाई देयर प्रॉफिट मार्जिन ग्रेजुअली डिक्रीज। तो उनके प्रॉफिट में लगातार घटाव क्यों आने लगा, तो और वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, तो वो देखिए। The fine quality of cotton silk produced in India along with pepper, cloves, cardamom and cinnamon had a great demand of in Europe market. Competition amongst, इसके बाद जो उन्होंने रेट अपने कम क्यों कर दिए, तो उसका भी बताया गया। तो उसका करते हैं, तो यहीं से हो जाएगा। कंपटीशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज inevitably pushed up the prices and reduced the profit। तो ये लिख देंगे। नेक्स्ट, हाउ द सोल राइट इन एनी फील्ड अफेक्ट योर लाइफ, एलेबोरेट बाय गिविंग एग्जांपल फ्रॉम योर लाइफ। तो सोल राइट कैसे आपके फील्ड में अफेक्ट करता है आपकी लाइफ को, तो ये आपको लिखना है। एक एग्जांपल देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो हमारी वर्कशीट की आज यहीं तक थी। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।